होटल में आदित्य और दिव्या कुछ ही देर में होटल पहुंच जाते हैं। आदित्य चेयर पे बैठ जाता है और लाचार होकर दिव्या को देखने लगता है, जिसके पूरे टेबल पर जंक फूड भरा हुआ था और वह खाए ही जा रही थी। ऐसा नहीं था कि आदित्य उसे मना नहीं कर सकता था, लेकिन उसे पता था प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ें होती ही हैं। वहीं कुछ दूरी पर विक्रम और उसकी बेटी बिनी बैठी हुई थी। बिनी शांत सा बैठी हुई थी। विक्रम मेनू को देखते हुए, मेरी बेबी डॉल बताओ तुम्हें क्या खाना है। बिनी बस सर झुकाए ना में सर हिला देती है। उसे ऐसा देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगता है। वह मेनी को टेबल पर रखकर बिनी के चिन को पकड़कर ऊपर करता है। उसके ऐसा करते ही बिनी की नज़र विक्रम के पीछे कुछ दूरी पर बैठी हुई दिव्या पर चली जाती है। देखते ही उसके मुंह से एकाएक निकलती है, मम्मा। यह सुनकर विक्रम भी पीछे मुड़कर देखता है। दिव्या को देखकर विक्रम फिर से बिनी को देखने लगता है। बिनी चेयर से उठकर दौड़कर जाती है। विक्रम उठकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए आवाज़ देता है। बिनी सीधे जाकर दिव्या से लिपट जाती है और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, मम्मा। दिव्या के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। वहीं आदित्य अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। विक्रम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। विक्रम आदित्य को देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है। वहीं आदित्य के फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाती है, तो वहीं दिव्या असमंजस में थी और बिनी बस दिव्या को कसकर पकड़ी हुई थी। माया एक जगह पर खड़ी थी। उसके सामने एक बड़ा सा महल जैसा घर था। उसकी आंखों के सामने बीती बातें चलने लगती हैं। ये वही घर था जिसमें उसकी माँ काम किया करती थी। ये वही घर था जिसमें उसकी माँ बीमार होने पर वह काम करने आया करती थी। ये वही घर था जिसमें उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई थी जो पागल था, माया के जिस्म को पाने के लिए। वैसे तो वह असल में पागल ही था। घर की इसी बड़े से एरिया में एक मंडप लगा हुआ था, जहाँ एक पुजारी शादी का मंत्र पढ़ रहा था और विलास जो पागल था वह माया के हाथ को पकड़कर खींचते हुए फेरे के लिए ले जा रहा था। वहीं एक आदमी जो उस पागल का बाप था वो ही था निहाल राठी। वह बेशर्मों की तरह बैठकर हंस रहा था। निहाल राठी के पैरों को पकड़कर देवांश और देवांगी माया के लिए भीख मांग रहे थे। माया भी उस वक्त अपने माँ पापा को इतना लाचार देखकर उसके आंखों से आंसू बहाए जा रहे थे। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा निहाल राठी चाहता था, लेकिन उसी वक्त तेज रफ्तार में गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकती हैं। गाड़ी को देखकर निहाल राठी की हंसी कहीं गायब हो जाती है। कार से तरुणा देवी के साथ अमर बाहर आता है।
निहार राठी जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। देवांश और देवांगी तरना देवी को देखकर उनकी ओर जाकर उनके पैरों पर गिर जाते हैं। तरना देवी दोनों को उठने का इशारा करती हैं। पुलिस फोर्स निहार राठी के आदमियों को घेर लेते हैं। माया अपनी आंसू भरी आंखों से अमर जी को देखती है। अमर जब माया के आंसू देखता है तो तुरंत उसकी ओर बढ़ जाता है। उसकी नजरें अचानक ही माया के हाथों को पकड़े उस विलास पर पड़ती हैं, जिससे उनका खून खौल उठता है। अमर सीधे जाकर उसके सीने पर एक लात मारता है और माया को झटके से खींचकर अपने सीने पर लगा लेता है। माया अमर के सीने पर छुपकर रोने लगती है। कुछ लोग उस पागल को पकड़ लेते हैं। अमर माया को थोड़ा अलग होकर उसके माथे को चूम लेता है और उसके आंसुओं को पोंछ लेता है। उसके साथ ही वह माया के हाथ को पकड़कर अपने कदम बढ़ाने लगता है। उसके कदमों को देख देवांश और देवांशी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमर मंडप के चारों ओर अपने कदम बढ़ा रहा था, जिसे देखकर निहार राठी के दिल में आग सी लग जाती है। उसे यह तो पता था कि वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भनक नहीं थी कि तरना देवी यहाँ पर आ जाएंगी। वैसे भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब दुश्मनी की शुरुआत इसी शादी से होने वाली थी। जितना पावर सिंघानिया का था उतना तो निहार राठी के पास नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा कम तो था। आखिर में अमर माया के गले पर मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर शादी को पूरा करता है। इसी के साथ वह माया को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। माया बस एकटक अमर को देखती रहती है। अमर जी देवांश और देवांगी को एक नज़र तक नहीं देखता। सीधा जाकर माया को कार में बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। माया कार की खिड़की से झांककर अपने माँ पापा को देखती है। दोनों की आंखें नम थीं। माया कार से निकलने वाली होती है कि उससे पहले अम्मा जी अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, उनकी सज़ा को कम करने की कोशिश मत करो माया। उन्हीं की वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा होने वाला था। माया अपने रुद्र आवाज़ में, पर अमर वो मेरे माँ पापा हैं। वह इतना बोलकर रुक जाती है, क्योंकि इस वक्त अमर की आंखें आग उगल रही थीं। इसका मतलब साफ साफ था कि अमर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अमर जी देवांश और देवांगी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से माया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो सकता था। एक एक करके सारी की सारी गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती हैं। विलास लोगों को मारने लगता है। तभी निहार राठी को जैसे कुछ याद आता है। वह अपने आदमियों को भेजकर काया को उठाकर लाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर तो देवांश और देवांगी के होश ही उड़ जाते हैं। कुछ
लोग 16 साल की लड़की को वहाँ पर लेकर आते हैं। यह थी काया, माया की बहन, जो अब छोटी थी। निहार राठी माया के भागने की सजा काया को दे रहे थे। वह अपने पागल बेटे की शादी एक बच्ची से करा देते हैं। इसी के साथ काया की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका पागल पति रोज उसके जिस्म को नोचता है और वह बच्ची कुछ भी नहीं कर पाती, बस चीखने चिल्लाने की सिवा। यह सब कुछ सोचकर माया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे काया की दर्द भरी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन इतने सालों बाद जब वह अपने घर गई थी तो ये सब जानकर उसे अपने आप से भी घिन होने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से वो खुद थी अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की। आज वो उस चौखट पर आई थी तो सिर्फ उसको देखने के लिए, जो काया के कोख से जन्मा था। माया अपने आंसुओं को पोंछकर कदम बढ़ाते हुए उस महल के अंदर कदम रखती है। सभी लोगों की नज़र माया पर जाती है। माया सीधे उस घर के अंदर पहुंच जाती है। घर के अंदर पहुंचते ही कुछ औरतें उसे नफरत भरी निगाहों से ही देख रही थी, तो कुछ उसे खुशी से देख रही थी। एक बूढ़ी औरत माया को देखकर फूले नहीं समाती। एक बूढ़ी औरत निहार राठी की पत्नी थी, वीरांगना राठी, जो माया को हमेशा पसंद किया करती थी। माया की जब जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी, तब वीरांगना इकलौती थी जिसने माया को बचाने के लिए कदम उठाया था, सिंघानिया को बुलाकर। लेकिन वह चाह कर भी काया को नहीं बचा पाई। माया आगे बढ़कर वीरांगना राठी के पैर छूती है। वीरांगना अपनी हाथ बढ़ाए माया के सिर पर हाथ रखकर कहती है, जीते रहो परी। यह नाम सुनकर माया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कितने सालों बाद वह इस नाम को सुन रही थी, जो सिर्फ वीरांगना बुलाया करती थी। माया वीरांगना को देखकर, बीना माँ, हमें आपसे एक मदद चाहिए। वीरांगना सवाली नज़रों से माया को देखती है, तो माया आगे कहती है, हमें काया के बच्चे को देखना है। बोलते हुए माँ के चेहरे पर एक दर्द था। वहीं यह सुनकर वीरांगना के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह अपना सर झुका लेती है। माया असमंजस में देखकर कहती है, बीना माँ, क्या हुआ? वीरांगना माया को देखकर कहती है, हमें नहीं पता परी। हमने आज तक अपने पोते को नहीं देखा। हमें ये तो पता है कि काया का बेटा हुआ था, लेकिन जन्म होते ही निहाल ने उसे कहीं छुपा दिया है, जिसकी किसी को खबर नहीं है। इतना बोलते हुए वीरांगना चुप हो जाती है। माया की यह सोच से बिल्कुल परे था कि आखिर किसी को एक छोटे बच्चे को छिपाकर क्या ही मिलेगा, पर वह निहार राठी ने ये क्या किया है, तो ज़रूर उसका कोई मकसद होगा। वहीं होटल में आदित्य आगे जाकर दिव्या को पकड़ लेता है।
उसके ऐसा करते बिनी आदित्य को अपने छोटे हाथों से ढकेलते हुए चिल्लाकर कहती है, छोड़ो मेरी मम्मा को। मेरी मम्मा को सिर्फ बिनी के डैडा ही छू सकते हैं। बिनी अब विक्रम को देखकर कहती है, डैडा अंकल को मम्मा से दूर हटाइए। विक्रम के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। वह स्पीचलेस हो चुका था। वहीं आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि कोई उसे दिव्या से दूर करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो बच्ची क्यों न हो। पर आदित्य को इससे गुस्सा आ रहा था। दिव्या सिचुएशन को समझकर जल्दी से अपने हाथ को टिश्यू पेपर में पोंछती है और घुटनों के बल बैठकर विनी के गाल को थाम लेती है। विनी दिव्या की आंखों में देखकर कहती है, मम्मा आप कहाँ पर चली गई थी? आपको पता है विनी ने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है। विनी की आंखों में मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। यह देखकर दिव्या उसे गले लगा लेती है। होटल के एक रूम में दिव्या बेड पर बैठी हुई थी और विनी उसकी गोद में बैठी थी। दिव्या विनी के सर को सहला रही थी। अब तक दिव्या को ये तो पता चल चुका था कि विनी और कोई नहीं, विक्रम और नित्या की बेटी है, जो सिर्फ 3 साल की है। आदित्य और विक्रम बालकनी पर सोफे पे बैठे हुए थे। आदित्य ने अब तक विक्रम को सब कुछ बता दिया था। विक्रम ने सर झुकाकर रखी हुई थी। उसके सर झुका होने की वजह से यह बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि विक्रम गुस्सा है या फिर नहीं। काफ़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। आखिर में विक्रम सर उठाकर दिव्या की ओर देखकर कहता है, जब पहली बार मैंने दिव्या को देखा तो मुझे लगा नित्या है, लेकिन उसकी जुबान से मुझे पता चल गया था कि यह नित्या नहीं कोई और है, जिससे मैं इतना प्यार करता था, जिसके बिना मैं एक पल जी नहीं सकता था। मैं उसे आखिरी सांस लेते हुए भी नहीं देख पाया। विक्रम करवाहट से मुस्कुराते हुए आदित्य को देखकर कहता है, और अब मुझे पता चल रहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। मेरा प्यार ही नहीं, मेरा बेटा भी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। मैं चाहे तो इसी वक्त तुम दोनों को मेरे प्यार को छीनने के लिए मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अब इतना बोलते हुए विक्रम अपनी जगह से उठता है और रेलिंग पकड़कर कहता है, मुझे दिव्या चाहिए। यह सुनते ही आदित्य के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। उसका फेस डार्क होने लगता है। विक्रम मुड़कर आदित्य को देखता है और हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत तकलीफ हो रही है ना, सिर्फ दिव्या से दूर होने की बात से। तो सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। मेरा प्यार तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें पता भी है मेरे दिन में कितनी तकलीफ से बीत रहे हैं। मेरी बेटी कितनी तकलीफ सह रही है।
आदित्य विक्रम को एक नज़र देखकर सोफे से उठकर अंदर सीधे दिव्या की ओर जाने लगता है। बिनी आदित्य को दिव्या की तरफ आता देख तुरंत उठकर दिव्या को छुपाते हुए कहती है, दूर हटो मेरी मम्मा से। दिव्या लाचारी से आदित्य को देखती है, जिस पर आदित्य आकर बिनी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, अब से मैं तुम्हारी मम्मा को टच नहीं करूँगा। बिनी गौर से आदित्य को देखती है तो वहीं विक्रम और दिव्या हैरानी से आदित्य को देखते हैं। बिनी जल्दी से बेड पर चढ़कर फिर एक बार दिव्या के गोद में बैठे उसे सीने में छिप जाती है। आदित्य वैसे ही घुटनों के बल बैठा दिव्या की आंखों में ही देखने लगता है। दिव्या भी बस आदित्य के ही आंखों में देख रही थी। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, बाप मैं भी बनने वाला हूँ विक्रम। मैं भी ये महसूस कर सकता हूँ कि एक बच्चे को माँ से अलग करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। उस बच्चे पर क्या बीतती है ये मैंने खुद भी महसूस किया है। इतना बोलते हुए आदित्य खड़ा होकर विक्रम के पास जाकर कहता है, जो हुआ है हमारी वजह से हुआ है, पर ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया है। दिव्या आदित्य और विक्रम को ही देख रही थी। आदित्य अब दिव्या की ओर मुड़कर कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ चाहिए ना? तो ठीक है, आज से वाइफ ही तुम दोनों के साथ ही रहेगी। यह सुनते ही दिव्या आश्चर्य से आदित्य को देखती है। दिव्या तुरंत कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। विक्रम की नज़र दिव्या पर चली जाती है, जो एकदम लाचार सी लग रही थी। आदित्य कुछ पल दिव्या को देखता है, फिर बिना कुछ बोले होटल रूम से बाहर की ओर चला जाता है। दिव्या रोकने के लिए बढ़ने को होती है कि बिना सर उठाकर दिव्या को देखकर कहती है, मम्मा मुझे भूख लगी है। दिव्या की नज़र अब विक्रम पर चली जाती है। विक्रम जल्दी से खाना ऑर्डर करता है। कुछ देर में खाना आता है तो दिव्या अपने हाथ से बिनी को खिलाने लगती है, लेकिन इस वक्त दिव्या का ध्यान सिर्फ आदित्य के जाने पर था। यह बात विक्रम भी नोटिस कर रहा था। कुछ ही देर में तीनों नीचे जाकर कार में बैठ जाते हैं। दिव्या हर तरफ नजरें फेरने लगती है, पर वहाँ आदित्य की कार नहीं थी। आदित्य जा चुका था। यह देखते ही दिव्या की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर वंश के हाथ में एक डायरी थी, जिसे वंश बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। उस डायरी की हर एक लाइन वंश को याद थी, फिर भी वह इसे रोज पढ़ता था। वह डायरी को खोलते हुए पहले पेज को देखता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिया लिखा हुआ था और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, मेरी जिंदगी का सफ़र। वंश एक बार उसे छूते हुए पेज को पलटता है। पेज के पलटते ही उसके सामने सिया की लिखावट दिखती है,
आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। आज पहली बार एक अनजान जगह में पता चलना नहीं मैं क्या करूँगी। अंदर से डर भी लग रहा है। पता नहीं मैं अकेले क्या करूँगी। आज कॉलेज का पहला दिन ही नहीं था और पहले ही दिन में मेरी एक दोस्त बनी। उसके साथ ही मैं एक लड़के से टकराई। उसके छूते ही मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी। वो मेरी आंखों में देख रहा था और मैं भी जैसे उसकी आंखों में खो सी गई थी। पता नहीं ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि मैं बस उसे देखती रह गई। आज मैं उस लड़के से फिर मिली, लेकिन उसे मुझे नहीं देखा। वह दूसरे किसी लड़कियों के साथ था। पता नहीं, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह हंस कर उन लड़कियों से बात कर रहा था। आज वो कॉलेज में मुझे कहीं नहीं दिखा। शायद वह कॉलेज नहीं आया था। पर पता नहीं, आज मुझे कॉलेज में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। क्या वो कल कॉलेज आएगा? लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। शायद मैं उसके बारे में सोच सोच कर ही पागल हो रही हूँ। आज भी वो कॉलेज नहीं आया। शायद मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे कैसे भी करके उसे अपने दिमाग से निकालना ही होगा और मैं अब उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगी। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? वो लड़का मुझे बहुत इफेक्ट कर रहा है। जब से वो नहीं आ रहा है, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। आखिर कहाँ चला गया? मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैं कुछ और ही कर रही हूँ। कैसे खुद को रोकूं? आज वो कॉलेज आया था, उससे मैं फिर एक बार टकराई। उसका आईडी कार्ड मेरे पास रह गया। उसका नाम वंश ठाकुर है और वह मुझसे सीनियर क्लास में है। वह फोटो में भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मैं उसे अपने लबों से लगाए बिना नहीं रह पाई। वैसे भी मैं उसके फोटो को ही तो चूम रही हूँ। कौन सा उसे पता चलने वाला था। लेकिन उसे आईडी कार्ड वापस देने से मुझे घबराहट हो रही है। मैं उसके सामने कैसे जाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। और ये सब चीज़ें डायरी में देख ही रहा था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और सर उठाकर देखता है तो यह तेजस था। तेजस वंश के हाथों की डायरी को देखता है, फिर वंश को देखकर कहता है, वंश, क्यों खुद को हर्ट करने के लिए ये सब पढ़ते रहते हो? वंश डायरी को बंद करके साइड में रखकर आंखें बंद करके कहता है, भाई, आपको माँ से बहस नहीं करनी चाहिए थी। तेजस एकटक वंश को देखने लगता है। वंश आगे कहता है, माँ का डर सही है भाई। कहीं मैं रूहानी के साथ भी ऐसा ना कर दूँ, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग आ रही है। अगर गलती से भी रूहानी ने मेरी फीलिंग को बढ़ा दिया तो फिर से। उसके इतना बोलते ही तेजस बीच में ही बोलता है, मुझे मेरे वंश पर
पूरा पूरा भरोसा है। वो कभी अपनी गलती को नहीं दोहराएगा। वंश अब बिल्कुल चुप हो जाता है।